कहानी की शुरुआत में हम ऐसी जेल को देख पाते हैं जो कि एक सुनसान से टापू पर बनी हुई थी। इस जेल के अंदर आज नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिनमें से एडवर्ड नाम का एक आदमी भी था। वो वार्डन के पास जाता है और उसे कहता है कि सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे यहाँ पर गलत इल्जाम की वजह से भेज दिया गया है। जिस पर वार्डन बड़े ही आराम से जवाब देता है कि मैं जानता हूँ, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम देश के अंदर ही जेल में पड़े होते। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है और जेल के कमरे के अंदर बंद कर देता है, जहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा था और छोटी सी खिड़की थी। यहाँ पर ये दरवाजा था ना, वो साल में एक ही बार खुलता था, जब वार्डन बिना किसी बात के इन कैदियों को पीटने के लिए अंदर आता था। अब समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और कमरे के अंदर अकेला एडमंड बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। उसने वहाँ की दीवार पर लिखा हुआ था कि हे ऊपर वाले मुझे न्याय दिलवाए। धीरे धीरे अब उस जेल में उसे 12 साल हो गए, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर उसका विश्वास अब धीरे धीरे उठता चला गया। उसे ऐसा लगने लगा कि वो तो पूरी जिंदगी ही अब इस जेल में बंद रहेगा। लेकिन एक दिन अचानक से उसके कमरे की जमीन नीचे से उठने लगी। इस अनोखे हादसे ने एडमंड के होश उड़ा दिए। उसे लगा जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ ही देर घबराने के बाद एडमंड ने देखा कि जमीन के नीचे से एक इंसान बाहर आ रहा था। अब जमीन के नीचे से निकला हुआ ये आदमी, इसका नाम एबे था, जो कि इसके नीचे के फ्लोर का ही कैदी था और पिछले 5 साल से वो सुरंग खोद रहा था। किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि वो सुरंग सीधा एडमंड के कमरे में आ निकली, मानो ऊपर वाले का ही कोई इशारा हो। अब एबे के आने से एडमंड को एक साथी मिल गया था, जिससे कि अब वो बातें कर सके, क्योंकि इतना सारा समय वो कमरे में अकेले बंद रहकर पागल सा होने लग गया था। जिसके बाद एबे ने एडमंड को अपने जेल के कमरे में बुलाया। अब जैसे ही एडमंड एबे के कमरे में घुसा तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान हो गया था। एबे का कमरा बाकी के कैदियों की तरह नहीं था, वो बहुत ही बड़ा था। साथ ही वहाँ आराम के लिए कुर्सियां भी थी और सेल्फ के ऊपर किताबें भी पड़ी हुई थी। एबे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वो सुरंग की खुदाई में उसकी मदद करेगा तो बाकी बचा समय मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ पर एडमंड के पास कुछ खास करने का तो था नहीं, इसलिए वो तुरंत ही उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद वो दोनों खुदाई का काम शुरू करने वाले ही थे कि तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। डर से कांपते हुए एडमंड तुरंत ही अपने कमरे की तरफ भागा और जल्दी से उसने कचरे वाली टोकरी तैयार कर दी, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पर आने ही वाला था। इस जेल के कमरे का दरवाजा दिन में सिर्फ 2 ही बार खुलता था, एक बार कचरा लेने के लिए और एक बार शाम का खाना देने के लिए। इसके अलावा पूरे दिन में दोनों के पास बहुत सारा समय होगा, जिसमें वो बिना पकड़े जाने की चिंता किए आराम से सुरंग की खुदाई कर सकते थे। अब इसके बाद एबे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा और पत्थर की चिंगारी निकालकर बालों को जलाया, जिसमें से एक मोमबत्ती रोशन हो गई। फिर वो दोनों ही जैसे तैसे सुरंग में घुसकर आगे बढ़ने लगते हैं, खुदाई करते हैं। नीचे जगह बहुत कम थी तो खोदना बहुत आसान काम नहीं था। एबे अंदाजा लगाता है कि इसी स्पीड से चलते रहे ना तो हमें बाहर पहुंचने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए एडमंड को एबे की किताब में पता चला कि एबे ना कभी एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज हुआ करता था। इसके बाद तो एडमंड ने जीत सी पकड़ ली। अगर एबे ने उसे तलवारबाजी नहीं सिखाई ना तो वो आगे खोदने का काम नहीं करेगा, क्योंकि एडमंड का अपनी जिंदगी में एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बातें सुनकर एबे मान गया था और एडमंड को लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। एबे ने समझाना शुरू किया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। एबे ने कमरे में टपक रही बूंदों से एडमंड को एक तकनीकी सिखाने का सोचा। उसे टपकती हुई पानी की धार से अपना हाथ इतनी तेजी से निकाला कि यह गीला भी नहीं हुआ और कहा कि जिस दिन तुम्हारे हाथ इतनी तेज हो जाएंगे उस दिन एक काबिल योद्धा बन जाओगे तुम। इसके बाद एबे वापस खुदाई करने के लिए चला गया और उधर एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों के बाद एबे ने दरवाजे से लकड़ी के फट्टे तोड़कर यहाँ पर नकली तलवार
बना दी और एडमंड को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब एडमंड की तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो वो पढ़ाई पर फोकस करता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता। कुछ महीनों के बाद एडमंड की तलवारबाजी में बहुत ज्यादा जबरदस्त सुधार आ गया था। अब यहाँ पर एबे को दिखने लग गया था कि एडमंड उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका है। अब एक दिन बातचीत के दौरान एडमंड को पता चलता है कि एबे पहले स्टेडियस नाम के एक बहुत ही अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैद में रखा हुआ था। ये सुनकर एडमंड को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि वो भी नेपोलियन की धोखे की वजह से ही अंदर बंद है। दिन ब दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी की और करीब ले जा रही थी। एक दिन उन्हें सुरंग की जमीन में से पौधों की जड़ें दिखने लगी, जिससे एबे ने हिसाब लगाया कि वो दोनों बाहर निकलने के काफी करीब है। ये बात जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जो कि इनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर पड़े, जिनके नीचे एबे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत ही पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला। अब यहाँ पर एबे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिरा था, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। अपने फेफड़ों में चोट आने की वजह से किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। एबे ने कमजोर आवाज में एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे किताब मिलेगी, उस किताब के नीचे कुछ छुपा हुआ है। एडमंड को वहाँ पर उसी खजाने का नक्शा मिलता है, जिसके चक्कर में एबे को यहाँ पर कारागार की सजा दी गई थी। अब नक्शे को देखकर एडमंड शॉक हो गया था। एबे ने उससे वादा किया कि ये दौलत का इस्तेमाल वो हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों से जितना हो सके दूर रहेगा। एडमंड ने उससे वादा किया और थोड़ी ही देर बाद एबे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में दुख के आंसू थे, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड खाना देने के लिए आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज लगाई, तब भी कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। जब चेक करने के लिए वो अंदर आया तो उसने एबे की लाश देखी, तो वो घबरा कर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने के लिए चला गया। एडमंड यहाँ पर सुरंग के अंदर छुप गया और कुछ ही देर के बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ आया और एबे के शरीर को बॉडी बैग के अंदर डाल दिया। एडमंड सुरंग के अंदर छुपके से उनका जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स वापस गए ना, एडमंड खामोशी से कमरे में घुसा और एबे की लाश को देखने लगा। लाश को देखते ही एडमंड के दिमाग में एक आइडिया आया, उससे जल्दी से एबे की लाश की जगह ले ली। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वहाँ से ले जाने के लिए आया। ये जेल ना एक सुनसान टापू पर थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सही रहेगा। इस दौरान एक गार्ड ने खाना लेकर एडमंड के कमरे में गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने छू तक न की तो गार्ड को शक हुआ और वो दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन उसे वहाँ एडमंड नहीं बल्कि एबे की लाश मिली। जिसके बाद वो गार्ड चिल्लाता हुआ वार्डन को बुलाने के लिए गया। वहीं दूसरी ओर वार्डन लाश को फेंकने का काम जल्दी ही निपटाना चाहता था और उसी दिन तूफानी हवाएं चल रही थी। समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी तो कुछ भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वार्डन गार्ड की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एडमंड ने झटके से वार्डन की चाबियां चुरा ली। लेकिन झटके की वजह से वार्डन भी एडमंड के साथ सीधा समुद्र के अंदर गिर पड़ा। समुद्र में गिरते ही एडमंड ने चाबियों की मदद से जल्द खुद को आजाद किया और जैसे तैसे तैरकर ऊपर आया तो वही पीछे मुड़कर वार्डन को देखा। सालों का गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था और उसने बेरहमी से वार्डन को पानी में डुबाकर मार डाला, जिसके बाद वो बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता चला गया। अगली सुबह जब एडमंड की आंख खुली तो वो एक आइलैंड पर था। ना जाने कैसे वो जिंदा वहां पर पहुंच गया। वो अपनी आजादी की खुशियां मना रहा था, लेकिन ये क्या, समुद्री डाकुओं का एक झुंड बैठकर उसे आराम से देख रहा था। एडमंड को लगा कि अब तो वो मारा जाएगा, लेकिन लुटेरों के सरदार ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि वो एडमंड को जिंदा छोड़ देगा अगर एडमंड ने उसके गद्दार साथी जिसका नाम जकोब था ना, उसे लड़ना होगा, जिसे वो वैसे ही जिंदा काटने वाले थे। अगर जकोब जीत गया ना तो वो उनकी टीम में वापस शामिल होगा और यहाँ पर एडमंड को वो लोग मार देंगे। अगर एडमंड जीत गया तो वो उसे रिहा कर देंगे जल्द से जल्द। अब दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला शुरू हो जाता है। जकोब तलवारबाजी में बहुत ही ज्यादा माहिर था, लेकिन
लेकिन एडमंड ने भी तो एबीसी सीखी हुई थी ना सारी तकनीकें। यहाँ पर वो जबरदस्त साबित हुई। यहाँ पर हमले करने के बावजूद जकोबो एडमंड को छू तक नहीं पाता। मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से जकोबो पर वार किया और उसे गिरा दिया। उसे मारने की बजाय एडमंड ने यहाँ पर सरदार से कहा कि देखो, हम दोनों ही तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम दोनों ही काम के लोग हैं यार, बिना बात के क्यों मार रहे हो। यूं भी समुद्र में लुटेरों को ढूंढना कौन सा आसान काम है। एडमंड का हुनर और दया भाव को देखकर यहाँ पर सरदार खुश हुआ और दोनों की ही जान वो बख्श देता है। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुना दी, जिसके बाद उसने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपने बदले का मकसद पूरा कर सके। जकोबो भी उसके साथ हो लिया क्योंकि एडमंड ने उसकी जान बख्शी थी, तो उसने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा। एडमंड ने जकोबो को एक नाव का बंदोबस्त करने का काम सौंपा। अब रात को एडमंड चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल गया था। बूढ़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के बाद उसके पिता की मौत हो गई। एडमंड को गहरा सदमा लगा और सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब उसने जाना कि उसका पुराना दोस्त मोंटे ने यहाँ पर उसे फंसाया था और मोंटे ने यहाँ पर उसी की मंगेतर को निशाना बनाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडमंड उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन खजाना उसे नहीं मिलता। लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने मैप में बताई हुई जगह भी यहाँ पर अंडरग्राउंड में थी। नीचे जाते ही तालाब में वो डुबकी लगाता है तो कई सारी वहाँ पर पुरानी संदूकें मिलती है। जैसे ही उसने संदूक खोली तो चमचमाती हुई सोने की मोहरें उसे दिखाई दी। यहाँ पर वो खुशी से झूम उठा। जितना हो सके उतना सोना उसने नाव में भर लिया, लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए उन्हें बड़ा सा जहाज की जरूरत होगी। लेकिन एडमंड के अंदर खुशी से ज्यादा अभी अपने बदले की आग लगी हुई थी। उसने फैसला लिया कि ये दौलत बस इसे एक ही काम में लगाएगा, उसके बदले का रास्ता बनाने के लिए। सबसे पहले उसने एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदा और अपने आप को फ्रांस का एक रईस के रूप में सबके सामने पेश किया। साथ ही उसने अपने आसपास के बाकी रईस लोगों को भी इस शानदार घर में पार्टी के लिए बुलाया। जल्दी ही उसके ये शहनशाही अंदाज ने सबके बीच में उसे मशहूर कर दिया। रईस लोग अब एडमंड के अंदर दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन असल में एडमंड को तो ये सब अपने धोखेबाज दोस्त मोंटे का ध्यान खींचने के लिए ही करना था। लेकिन वो तो बिना उसे बात किए ही वहाँ से निकल गया। एडमंड की पुरानी मंगेतर मर्सिडीज भी वहीं पर मौजूद थी। एडमंड को यहाँ पर पता चलता है कि जो मोंटेगो था ना, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो अपने पैसों की शहंशाही हर किसी को बता रहा था। जोकोबो ने यहाँ पर एडमंड को एक खबर दी कि मोंटेगो का एक बेटा भी है जिसका नाम एल्बर्ट था। जिसके बाद एडमंड ने एक समुद्री औरत और अपने लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर एल्बर्ट की फर्जी किडनैपिंग करवाई, ताकि फिर एडमंड खुद ही यहाँ पर मसीहा बनकर उसे बचा सके। प्लान काम कर गया और एल्बर्ट को यही लगा कि यार ये बंदे ने ही मेरी जान बचा ली है। उसका शुक्रिया अदा करते हुए एल्बर्ट ने यहाँ पर एडमंड से गुजारिश की कि कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन है, आप मेरी पार्टी में जरूर आना। एडमंड ने पहले तो कुछ नखरे दिए, लेकिन यहाँ आखिर में वो पार्टी में आने के लिए मान गया। अब यहाँ पर उस पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मोंटेगो को एडमंड से मिलवाया। वो दोनों 13 साल के बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। एडमंड का हुलिया इतना बदल गया था कि मोंटेगो ने उसे पहचाना तक नहीं। लेकिन एडमंड की मंगेतर ने जब एडमंड को देखा ना, तब उसे कुछ एहसास हुआ। लेकिन जब उसका शक यकीन में तब बदला। खाने के वक्त यहाँ पर एडमंड ने अपने हाथों से बाल को घुमाना शुरू किया और ये देखकर उसका शक यकीन में हो गया, क्योंकि एडमंड की ये पुरानी आदत थी। एडमंड यहाँ पर जानता था कि मोंटेगो को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर एडमंड ने बताया कि मुझे तो कहीं से बहुत सारा खजाना मिल चुका है और कल ही यहाँ पर बोट से 100 किलो सोना आने वाला है। यहाँ पर वो विलफोर्ड से कहता है कि यार तुम पुलिस को देख लेना, क्योंकि मेरा बहुत सारा खजाना यहाँ पर आने वाला है। विलफोर्ड था ना, वो एक करप्ट मजिस्ट्रेट था जिसका इस इलाके के पुलिस पर पूरा काबू था। एडमंड की बातें सुनने के बाद विलफोर्ड ने यहाँ पर मोंटेगो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें वो एडमंड का खजाना यहाँ पर आने से पहले ही लूट लेंगे और फिर सारा खजाना उनका हो जाएगा। जिस पर मोंटेगो ने कहा कि एक आदमी है जो कि इस
काम में हमारी मदद कर सकता है। दरअसल एडमंड को जेल भिजवाने में इन्हीं तीनों का हाथ था और यहाँ पर एडमंड ने जानबूझकर इन्हें इकट्ठा किया था। खैर, पार्टी खत्म होने के बाद यहाँ पर मर्सिडीज एडमंड के पास आती है और रोने लगती है। कहती है कि मोंटेगो ने उसे धोखा दिया था और कहा था कि एडमंड को तो फांसी हो गई है। एडमंड को यहाँ पर डर था कि उसका सच उसके बदले के प्लान को बिगाड़ ना दे, इसलिए अभी के लिए उसने मर्सिडीज को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एडमंड का सोने वाला जहाँ सारा उसे लूट लिया गया और ये सारा काम मोंटेगो के एक आदमी ने ही किया था। उसने सोचा कि यार मैंने तो बहुत ही आसानी से ये सारा सोना चुरा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसी डर की वजह से वो वहाँ पर लड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एडमंड आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। एडमंड वहाँ पर उसके गले में रस्सी डाल देता है और उसे धक्का मार देता है और अपनी पहचान बताता है ताकि वो उसे याद रहे कि किस गुनाह के लिए वो मर रहा है। अब अगला निशाना मैजिस्ट्रेट विलफोर्ड था। सालों पहले ही इसी मैजिस्ट्रेट ने नेपोलियन की चिट्ठी के चक्कर में एडमंड को फंसाया था। मैजिस्ट्रेट का बाद खुद नेपोलियन का सपोर्टर था, लेकिन पावर हासिल करने के चक्कर में मैजिस्ट्रेट ने अपने ही पिता को मरवा दिया था और इल्जाम यहाँ पर एडमंड पर लगवा कर उसे जेल भिजवा दिया था। लेकिन अब एडमंड ने ये सारी बातों को बड़ी ही चालाकी से मैजिस्ट्रेट से ही बुलवा दी। मैजिस्ट्रेट ने ये सारा सच यूं ही बोल दिया क्योंकि उसे ये था कि एडमंड ये सब कुछ साबित नहीं कर सकता। लेकिन कमरे में पुलिस पहले से ही मौजूद थी, जिन्होंने वेलफिट की सारी बातें सुन ली थी और उसे पकड़कर वहां से ले गई। दूसरी ओर पूरी तरह से कंगाल हो चुका मोंटेगो यहाँ पर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज उसे वहाँ पर रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। साथ ही में वो खुलासा करती है कि एल्बर्ट है ना, वो यहाँ पर एडमंड का ही बेटा था। ये सुनने के बाद मोंटेगो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है, जिसके बाद वो वही किले में जाता है जहाँ पर इन्होंने चोरी का सारा खजाना छुपाया था। लेकिन संदूक के खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो रेत ही निकलती है। आखिरी संदूक में एक छोटा सा चेस का पीस निकलता है जो कि एडमंड को ही मोंटेगो ने दिया था। उसी वक्त एडमंड वहाँ पर आ जाता है। मोंटेगो समझ चुका था कि वो कौन है। गुस्से से पागल मोंटेगो ने तलवार से एडमंड पर हमला किया, पर वो एडमंड का मुकाबला नहीं कर सकता था। एडमंड ने आसानी से तलवार उसकी हिला दी और उसे दीवार से लगा दिया। दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में यहाँ पर वो मोंटेगो को जान से मार देता है और अब इसकी बदले की आग ठंडी होती है। अब एडमंड अपनी बीवी और बेटे को लेकर उसी जगह जाता है जहाँ पर खजाना मौजूद था। वो वहाँ पर अपने गुरु एबे को याद करते हुए रोने लगता है और फिर वो सारा ही इलाका उस खजाने की मदद से खरीद लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।